ये आपके 11th क्लास का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। कल से हम लोग 12th क्लास स्टार्ट करेंगे। तो वेव चैप्टर में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वेव क्या होता है, ठीक है। तो वेव जो है आपका, वेव इज ए डिस्टर्बेंस विच कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम। मान लो कि वेव क्या होता है, वेव क्या करता है, ट्रांसफर करता है। जैसे मान लो वेव से ट्रांसफर होता है आपका एनर्जी और मोमेंटम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मीडियम कैसा होना चाहिए, तो मीडियम आपका इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया, इनर्शिया होना चाहिए। इनर्शिया क्या होता है ये भी पता है, इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में मैंने इलास्टिसिटी बता दिया था, है ना। उसके बाद कुछ वेव का कैरेक्टर होता है जिसको आपको याद करना है। पहला पॉइंट है द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी जो भी पार्टिकल है वो किस में होना चाहिए, एसएचएम में होना चाहिए। एसएचएम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में। दूसरा पॉइंट है द फेज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल कीप्स ऑन चेंजिंग, मतलब उसका फेज हमेशा क्या होना चाहिए, चेंज होते रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट है वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, पहले ही बता दिया था वेव क्या कैरी करेगा, एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करेगा। और चौथा पॉइंट याद रखना है आपको कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नॉट इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ वेव के। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ वेव देखेंगे। तो वेव का क्लासिफिकेशन 3 तरीके से किया गया है। पहला है आपका नेसेसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम के आधार पर। दूसरा है एनर्जी प्रोपोगेशन के आधार पर। और तीसरा है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल के आधार पर, ठीक है। तो पहला है नेसेसिटी ऑफ मीडियम, तो उसमें 2 मीडियम आ जाता है आपका। पहला है मैकेनिकल वेव और दूसरा है नॉन मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव वैसा वेव होता है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब ये कह रहा है मैकेनिकल वेव के बारे में, कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, मतलब ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। जैसे मान लो कि मैं बोल रहा हूँ, आपके कानों तक आवाज़ जा रही है, तो ये क्यों जा रही है, मीडियम की वजह से। यानी यहाँ पर मीडियम क्या है, एयर है। एयर की वजह से आपके कानों में आवाज़ जा रही है, तो जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम लोग कौन सा वेव बोलेंगे, मैकेनिकल वेव बोलेंगे। दूसरा है आपका नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब EMW, चैप्टर 8 मतलब 12th क्लास में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका एग्जांपल में साउंड वेव जो मैं बोल रहा हूं, और इसमें आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। एनर्जी प्रोपोगेशन के आधार पर देखेंगे तो 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है प्रोग्रेसिव वेव और दूसरा होता है स्टेशनरी वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव का दूसरा नाम स्टैंडिंग वेव याद रखोगे, ठीक है। अगर तीसरा बात करें वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल के मोड पे, तो होता है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, जैसे वेव प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर पार्टिकल क्या करे, वाइब्रेट करे। और लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब जिधर वेव जा रहा है उधर ही पार्टिकल उसके डायरेक्शन में जाए। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, इसके एग्जांपल में लाइट आ जाएगा। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, साउंड। जो मैं बोल रहा हूँ ये साउंड किसका एग्जांपल है, साउंड आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव का भी एग्जांपल है। और किसका एग्जांपल है, मैकेनिकल वेव का भी एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे चलेंगे तो इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, यानी प्रोग्रेसिव वेव के इतने सारे इक्वेशन है, आपको पता होना चाहिए। जो सबसे ज्यादा यूज होता है ये पहला इक्वेशन y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। ए आपका एम्पलीट्यूड है, कल एसएचएम में भी पढ़ाया था। ओमेगा t माइनस के एक्स, ओमेगा क्या है, के क्या है, सब लिखा हुआ है, अभी आगे आएंगे। लेकिन ये 5 इक्वेशन होता है। आप देखो इसको, इसी को आगे बढ़ाया गया है। a sin ओमेगा t, के का मतलब होता है वेव नंबर, तो वेव के का मतलब क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा। तो इसने कुछ नहीं किया है, के की जगह 2 पाई बाई लेमडा रख दिया है। आगे बढ़ोगे तो देखो ओमेगा, आप लोग जानते हो ओमेगा कल क्या बताया था, 2 पाई बाई कैपिटल टी। तो इस ओमेगा की जगह 2 पाई बाई कैपिटल टी रखोगे, 2 पाई यहाँ से कॉमन ले लिया है, तो टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ोगे तो लेमडा कॉमन लेके वी टी माइनस एक्स किया है। और आगे बढ़ोगे तो ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी किया है। आपको कुछ नहीं याद रहे तो सिर्फ ये इक्वेशन याद रखोगे, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी याद रखोगे और के बराबर 2 पाई बाई लेमडा याद रखोगे। तो सिर्फ एक इक्वेशन और ये दोनों की वजह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगर मैं जनरल इक्वेशनों की बात करूं तो देखो डिस्प्ले यहाँ पर जो वेव है एक्स और टी का फंक्शन है, यानी ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस 5। अब सारे टर्म पता होना चाहिए। ए का मतलब क्या है आपका एम्पलीट्यूड, साइन का मतलब साइनोसॉइडल है, ओमेगा टी, ओमेगा का मतलब देखो इतने तक को मैं क्या बोलूंगा, फेज बोलूंगा। ये साइन के बाद जितना एंगल आ रहा है ये आपका क्या है, फेज है। और इस पूरे टर्म को क्या बोलेंगे, ऑसिलेटिंग टर्म, यानी साइन के साथ यहाँ तक के टर्म को बोलेंगे ऑसिलेटिंग टर्म। ये आपका इनिशियल फेज दिया हुआ है, ओमेगा
ओमेगा के बारे में आप लोग जानते हो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ये प्लस माइनस डायरेक्शन बताएगा। डायरेक्शन कैसे बताएंगे वो अभी आगे बताऊंगा। आगे है आपका ये इनिशियल फेज हो गया, के का मतलब वेव नंबर हो गया। अब यहाँ पर मान लो पार्टिकल वेलोसिटी पूछेगा तो देखो t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, यानी ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बाई टी। तो यहाँ से टाइम पीरियड निकाल लिया तो 2 बाई ओमेगा हो गया, के का मतलब 2 पाई बाई लेमडा। अब VW का मतलब होता है वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी क्या होता है ओमेगा बाई के। तो इक्वेशन जब आपको पता रहेगा तो ओमेगा क्या है, देखो कोफिशिएंट ऑफ टी है, ओमेगा क्या है कोफिशिएंट ऑफ टी, और यहाँ पर x क्या है आपका k क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x का कोफिशिएंट क्या है k। तो अगर मान लो इक्वेशन देकर आपको बोल दिया कि वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो ओमेगा बाई के कंपेयर करके यहाँ से ओमेगा और k निकाल लोगे, वैल्यू डालोगे तो आपका वेव वेलोसिटी आ जाएगा। पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, पार्टिकल वेलोसिटी में ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। पार्टिकल वेलोसिटी का मतलब होता है कि निगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ वेव वेलोसिटी। यहाँ पर वीपी मैक्स कल भी पढ़ा था, ए ओमेगा होता है अगर v बराबर लेमडा एफ, ये भी याद रखना है। अगर लेमडा और फ्रीक्वेंसी के टर्म में वेलोसिटी क्या होता है लेमडा इंटू एफ, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल का मतलब पार्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहा है। मान लो एक ओरिजिनल वेव आपको ऐसे दे रखा है, दूसरा वेव ऐसे जा रहा है, तो देखो इससे क्या करना, ओरिजिनल वेव से इसको डायरेक्शन ऐसे बनाना। तो देखो ए से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ए पॉइंट पे पार्टिकल का वेव वेलोसिटी किधर होगा नीचे की डायरेक्शन में, तो वही चीज यहाँ दिखाया गया है। बी पार्टिकल से इस वेव की डायरेक्शन में जाओ, ये वेव ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी बी पॉइंट पे पार्टिकल का वेव वेलोसिटी क्या होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे ही सी का है, ऐसे ही डी का है। मान लो कि आपका ओरिजिनल वेव ऐसे है और दूसरा वेव ऐसे बनाया है, तो ओरिजिनल वेव के किसी भी पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे क्या करोगे लाइन खींचोगे। अगर ये अप है तो ए का डायरेक्शन क्या हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डायरेक्शन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ वेव कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले वेव वेलोसिटी का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, y बराबर a साइन ए टी प्लस माइनस बी एक्स, ये आपका वेव का क्या है इक्वेशन है। अब डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल ये होता है, और ये है अब क्या कि एक्सिस अलोंग विच वेव इज ट्रेवलिंग, मतलब यहाँ x दिया है तो ये वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है x एक्सिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। मान लो कि यहाँ पर x देता और यहाँ पर y देता, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाता y एक्सिस में डायरेक्शन हो जाता। अब पहचानोगे कैसे कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो याद रखना अगर इफ कोफिशिएंट ऑफ टाइम एंड पोजीशन, टाइम और यहाँ पर क्या है पोजीशन, टी का मतलब टाइम एक्स का मतलब पोजीशन, अगर इन दोनों का टाइम अलग अलग है वही चीज दिया होगा। अगर अपोजिट साइन है देन वेव विल ट्रेवल अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मान लो कि ये प्लस आया ये माइनस आया, तो इसका मतलब ये किधर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, ये माइनस ये प्लस तो किधर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, यानी दोनों का साइन अलग अलग होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल करेगा। अगर साइन सेम है तो ये किधर ट्रेवल करेगा निगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल करेगा। जैसे मान लो कि y बराबर मैंने एक इक्वेशन लिखा a साइन माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब बोलेगा कि ये वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, हम दोनों का साइन सेम है तो इसका मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस। मान लो कि यहाँ पर प्लस कर देता, सिर्फ इसी को जानने से ना आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे जब क्वेश्चन करोगे, तब प्लस माइनस देके निगेटिव एक्स एक्सिस प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऐसे देगा, तो सिर्फ साइन मालूम रहेगा तो दो ऑप्शन को आप आसानी से एलिमिनेट कर दोगे। तो याद रखना जब साइन अलग अलग होगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जब साइन आपका सेम होगा तो निगेटिव एक्स एक्सिस, ये आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट आओगे तो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टर्म ए का मतलब एम्पलीट्यूड, लेमडा का मतलब वेवलेंथ, वी का मतलब वेलोसिटी, ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सब जानते हो। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, के का मतलब वेव नंबर, टी का मतलब टाइम पीरियड, ये बचपन से जानते हो फॉर्मूला, ये नया है k इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा। अगर आगे आओगे तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वेव इन स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है इस यहाँ पर मान लो कि यहाँ से एक मास m लटका हुआ है, तो कहेगा कि इसका वेव क्या होगा, तो वेव का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी इसकी में वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट टेंशन अपॉन में म्यू। यहाँ पर टी का मतलब टेंशन है, म्यू, म्यू क्या होता है, म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। जब इसको डेंसिटी के टर्म में लिखोगे तो रो इंटू ए हो जाएगा। टेंशन को मैंने टेंशन रखा, ए का मतलब पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर रो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपसे कभी कभी कहेगा कि टेंशन और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो v1 अपॉन में v2 अंडर रूट t1 अपॉन में t2, ये बाहर नहीं आएगा, इस पे स्क्वायर लगा है इसलिए r2 अपॉन में r1 हो जाएगा, पलटी मारेगा तो m का मतलब मास ऑफ ब्लॉक है, ये मास ऑफ ब्लॉक है। टेंशन कैसे निकालते हैं आप लोगों को टेंशन पता है, इसका टेंशन क्या हो जाएगा m इंटू जी, ये लिखा हुआ है।
एम का मतलब मास ऑफ स्ट्रिंग है, रो का मतलब डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्ट्रिंग है, म्यू बता दिया लीनियर मास डेंसिटी होता है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वेव इन स्ट्रिंग में v बराबर अंडर रूट टी अपॉन में म्यू आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आओगे तो वेव ऑन स्ट्रिंग में आपको एवरेज पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होता है, सब टर्म दे रखा है, म्यू क्या है, वी क्या है, ए क्या है, ओमेगा क्या है, एक बार आप पढ़ लेना। अगर एवरेज इंटेंसिटी की बात करें तो ये आप जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो वहां भी आता है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर डेल वी। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेंसिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, बाकी यही इंपॉर्टेंट है। अगर सारे टर्म को इंक्लूड करके देगा तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आओगे तो कुछ केसेस है, मान लो कि यहाँ पर ये वेव है ऐसे, इसका लेंथ दे रखा है एल, अब यहाँ से वेव ट्रेवल करके कर रहा है कि दूसरे बार जाएगा पी पॉइंट पे तो कितना टाइम लेगा, तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स बाई जी। एक्स आपको दिया रहेगा कि ये कहाँ तक जा रहा है, जी की वैल्यू आप लोग बचपन से जानते हैं, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट निकालना होगा तो अंडर रूट जी एक्स, ये एक्स क्वेश्चन में दिया रहेगा। टाइम टेकन बाय द पल्स टू रीच द टॉप, अगर यही वेव इस टॉप पोजीशन पे पहुंचता है तो उस समय टाइम कितना लेगा, तो क्या करना है 2 अंडर रूट, अब ये वाला लेंथ लेना है यानी अंडर रूट एल बाई जी कर देंगे। अगर केस 2 है, केस 2 में मास, अगर इसके साथ मास लटका हुआ है तो v1 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉटम अंडर रूट एम जी अपॉन में म्यू, और वेलोसिटी एट टॉप क्या हो जाएगा, दोनों मास को ऐड कर दोगे, इसका भी मास और इसका भी मास, तो एम एम जी अपॉन में क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। बाकी ये रिलेशन आपको पता है। अगर देखो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि v बराबर क्या है, एफ लेमडा, किसी भी मीडियम में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि v1 बाई v2 बराबर लेमडा बाई लेमडा 1 अपॉन में लेमडा 2, काम का इक्वेशन है और इंपॉर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओगे तो अब हम लोग चलेंगे साउंड वेव की तरफ। तो साउंड वेव में आपका दो टर्म आता है, साउंड वेव में आपका कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन आता है। तो साउंड वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। मान लो कि एयर है, एयर के पास प्रेशर और डेंसिटी ज्यादा है, तो एयर के पास प्रेशर और डेंसिटी ज्यादा है तो उस टर्म को बोला जाता है कंप्रेशन, यानी जिसमें प्रेशर ज्यादा डेंसिटी ज्यादा उसमें कंप्रेशन। मान लो एयर का मॉलिक्यूल दूर दूर है तो उसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन के केस में प्रेशर और डेंसिटी दोनों कम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आओगे तो प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव है फेज डिफरेंस पाई बाई 2। कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए याद रखना कि प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव में फेज डिफरेंस कितने का होता है, पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री का होता है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला ऊपर भी बताया था, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला एक बार आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आओगे तो नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी साउंड वेव कैसा था, लॉन्गिट्यूडनल था, तो उसका वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ई अपॉन में रो। ई क्या है आपका, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, रो का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का वेलोसिटी अंडर रूट ई अपॉन में रो आपको पता होना चाहिए। अब आप लोग जानते हो कि सॉलिड में क्या होता है, इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, तो सॉलिड का इलास्टिसिटी लिक्विड से ज्यादा होगा और गैस से ज्यादा होगा, तो जिसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए बोला जाता है कि साउंड वेव जो है आपका, साउंड वेव सॉलिड में क्या करता है, फास्ट ट्रेवल करता है। साउंड वेव सॉलिड में फास्ट ट्रेवल करता है, तो यहाँ पर सॉलिड में ज्यादा फास्ट करेगा, फिर लिक्विड में करेगा और फिर किस में करेगा, गैस में करेगा। सो द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड एंड मिनिमम इन गैस, जो बात मैंने बोला वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी साउंड एयर। अब देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर निकालने के लिए दो साइंटिस्ट है, पहले समझो कि P बराबर क्या हो जाएगा, रो, ये न्यूटन्स ने दिया, और V बराबर गामा P इंटू रो, ये किसने दिया, लैप्लास। तो न्यूटन्स इतना बड़ा साइंटिस्ट होते ही भी उसने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ साउंड गलत निकाला। गलत कैसे आया, गामा बराबर क्या जानते हो, CP बाई CB, ये मैंने पहले से ही बताते आ रहा हूँ। मोनो एटॉमिक के लिए गामा 5/3 होगा और डाई एटॉमिक के लिए कितना होगा, 7/5। गामा एयर के लिए 1.4 याद रखोगे। अब सुनो क्या हुआ, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड गामा अपॉन में रो, जब ये निकाल रहा था कौन, न्यूटन्स, तो न्यूटन्स ने जब ये फॉर्मूला डाल के निकाला, न्यूटन्स ने कौन सा प्रोसेस यूज किया था, तो आइसोथर्मल प्रोसेस। याद रखना, न्यूटन्स ने साउंड वेव को निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया था, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो उसने जो वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाला 280 मीटर पर सेकंड निकाला, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से क्या था, गलत था। तो यहाँ पर जब यहाँ पर लैप्लास करेक्शन आया तो लैप्लास ने क्या इसको लिया, एडियाबायोटिक प्रोसेस में लिया। तो एडियाबायोटिक प्रोसेस के लिए गामा इंटू P अपॉन में रो किया, तो एग्जैक्ट जो साउंड किया, साउंड का स्पीड होता है 332 मीटर पर सेकंड, वो आ गया। तो लैप्लास करेक्शन और न्यूटन्स के बारे में पता होना चाहिए, बस इतना याद रखना।
न्यूटन्स ने जो साउंड वेव की वेलोसिटी निकाला था वो 280 मीटर पर सेकेंड निकाला था, जो कि एक्सपेरिमेंटली गलत था। उसको करेक्शन करने के लिए लाप्लास नाम का साइंटिस्ट आया। उसने क्या किया, न्यूटन्स ने आइसोथर्मल प्रोसेस का यूज किया था। अब कितने बच्चों को आइसोथर्मल प्रोसेस ही नहीं पता होगा, फिर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आइसोथर्मल का मतलब उसने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। और इसने क्या किया, लैप्लास ने एडियाबायोटिक प्रोसेस का यूज किया। एडियाबायोटिक प्रोसेस का मतलब क्या था, हीट क्या था, कांस्टेंट था, हीट चेंज नहीं हो रहा था। तो उस केस में इसने निकाला तो 332 मीटर पर सेकेंड आया, जो कि लैप्लास ने बिल्कुल सही निकाला था। अब आगे चलोगे तो फैक्टर अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो क्या क्या इफेक्ट करेगा, प्रेशर करेगा, डेंसिटी करेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर और डेंसिटी का मतलब यहाँ डेंसिटी v बराबर क्या है, 1/√ρ। तो v1/v2 बराबर क्या हो जाएगा, ρ2/ρ1। ये रिलेशन आप याद कर सकते हो। टेम्परेचर पे अगर डिपेंड करेगा, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, तो v बराबर गामा RT अपॉन में a। टेम्परेचर हमेशा याद रखना केल्विन में लेना होता है। टेम्परेचर किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे, ठीक है। v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √T, T का मतलब केल्विन में लेंगे, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा पहले से जानते हो, ये बताया कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड फॉर 1 डिग्री C और 1 केल्विन इन टेम्परेचर ऑफ गैस। वैल्यू ऑफ अल्फा क्या है, 0.608 मीटर पर सेकेंड या 0.61। ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा। तो वही चीज लिखा हुआ कि साउंड ट्रेवल फास्टर इन मॉइस्चर एयर देन ड्राई एयर, यानी ड्राई एयर में साउंड की वेलोसिटी कम होती है, मॉइस्चर एयर में साउंड की वेलोसिटी ज्यादा होता है। रिलेशन बिटवीन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा फाई, डेल्टा एक्स होता है आपका पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स क्या होता है, पाथ डिफरेंस, ये वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ोगे। और डेल्टा फाई क्या होता है आपका, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन है, तो डेल्टा फाई बराबर होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। आपको पाथ डिफरेंस देख के फेज डिफरेंस पूछ सकता है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव, अब इसको समझो ये क्या कह रहा है, इतना जो पढ़ोगे ये वेव ऑप्टिक्स में दोबारा आएगा। मान लो कि y बराबर y1 प्लस y2 है, तो सुपरपोजिशन का मतलब होता है दोनों वेव को ऐड करना। तो y1 का इक्वेशन है a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और y2 का इक्वेशन है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। यानी इसने क्या किया, वेव नंबर और फेज, सिर्फ फेज को चेंज किया है। तो y रिजल्टेंट क्या आएगा, a रिजल्टेंट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा। तो a रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, वेक्टर से आप लोग जानते हैं, √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब cos फाई आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। cos फाई मैक्सिमम किस पे होता है, 0 डिग्री पे होता है। यानी cos फाई की वैल्यू जब 1 रखोगे तो ये बनेगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा तो a मैक्स कितना आ जाएगा, a1 प्लस a2। ऐसे ही सिमिलरली a मीन कितना आ जाएगा, a1 माइनस a2। कभी कभी a मैक्स और a मीन का रेशियो पूछ लेता है, तो a मैक्स का मतलब a1 प्लस a2 और a मीन का मतलब a1 माइनस a2 हो जाएगा। अगर I रिजल्टेंट की बात करें, देखो ये A रिजल्टेंट इंपॉर्टेंट है, I रिजल्टेंट इंपॉर्टेंट है। तो I रिजल्टेंट का मतलब I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 cos फाई। तो अगर I मैक्स अपॉन में I मीन का रेशियो पूछेगा तो ये हो जाएगा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन में √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको tan अल्फा, अगर मान लो tan अल्फा पूछ दिया तो tan अल्फा में आपको a2 sin फाई अपॉन में a1 प्लस a2 cos फाई पता होना चाहिए। अब देखो दो प्रकार का वेव होता है, पहला होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है जब आपका एम्पलीट्यूड क्या हो, मैक्सिमम हो। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस मैक्सिमम होगा। कॉस मैक्सिमम किस पे होगा, 0 पे, 2π पे, 4π पे। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है कि फेज डिफरेंस आपका 0, 2π, 4π होना चाहिए। फाई का मतलब अगर जनरल केस लिए तो 2n π लिखेंगे, n की जगह 0 रखोगे 0 आएगा, 1 रखोगे 2π आएगा, 2 रखोगे 4π आएगा, 3 रखोगे 6π आएगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यह चीज आपको पता होना चाहिए। डेल्टा फाई अपॉन में 2π/λ डेल्टा एक्स पहले ही बता दिया था। तो डेल्टा एक्स अगर निकालोगे इस रिलेशन से और वैल्यू रखोगे तो डेल्टा एक्स आएगा 0, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए। तो डेल्टा एक्स अगर जनरल केस में लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा n लेमडा। तो ये आपका n लेमडा आ गया। ये उसी को समझ में आ रहा होगा ना जो रेगुलर क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। क्रैश कोर्स का मतलब ही होता है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ाया जाता है, ताकि आप लोग सब कुछ पहले से पढ़ के आ रखे हो।
अगर कोई किसी को क्लास बोरिंग लग रहा है तो मैं जानता हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसमें कितने % को समझ में आ रहा है, लेकिन मेरा काम है जैसे पढ़ाया जाता है मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा, फिर आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, n लैम्डा। अगर एम एक्स की बात करें तो a1 प्लस a2 होता है, आई मैक्स की बात करूं तो अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर होता है। अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई आ जाएगा। जनरल केस में 2n-1 इंटू पाई हो जाएगा, और मिनिमम की बात करें तो a1 माइनस a2 डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। अगर जनरल केस की बात करें तो 2n-1 लैम्डा बाई 2 याद रखेंगे। आई मिनिमम कितना हो जाएगा, अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। तो अभी तक जो कहानी बताया कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस 2n पाई होता है, ये याद रखो। पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है, ये याद रखो। डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस 2n-1 इंटू पाई होता है, और जो पाथ डिफरेंस होता है 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 होता है। मैक्सिमम क्या था, मिनिमम क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्टैंडिंग वेव की तरफ। तो स्टैंडिंग वेव में क्या कहता है कि टू वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी स्पीड ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन सुपर इम्पोज देन स्टैंडिंग वेव इज फॉर्मेड। मतलब ये क्या हो रहा है, ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोड और एंटी नोड का कंसेप्ट आता है। तो देखो, जहाँ पर आपका एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा उसको नोड बोला जाता है, और जहाँ पर एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम होगा उसको एंटी नोड बोला जाता है। तो ये आपका नोड, एंटी नोड, फिर यहाँ पर एक नोड बनेगा नोड, और यहाँ पर क्या है, एंटी नोड। तो वही चीज लिखा है नोड के बारे में, परफॉर्मिंग SHM ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड, और एंटी नोड के बारे में क्या लिखा है, परफॉर्मिंग SHM ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो याद रखना, अगर लेम्डा की बात करें तो लेम्डा का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब अगर आगे चले तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडिंग वेव, यानी स्टैंडिंग, जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा था उस वेव का इक्वेशन, उसी प्रकार स्टैंडिंग वेव का भी इक्वेशन ये याद रखोगे कि y बराबर क्या होता है, 2a sin kx sin ओमेगा टी, y बराबर 2a cos kx cos ओमेगा टी। मतलब ये सारे इक्वेशन आपके स्टैंडिंग वेव के हैं। अब इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे कहेगा कि दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होता है, और अगर एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कहेगा तो लैम्डा बाई 4 होता है। यानी दो कंजुगेटिव नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होता है, या दो कंजुगेटिव एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होता है। लेकिन नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कहेगा तो क्या होता है, लैम्डा बाई 4 होता है। नोड क्या होता है, एंटी नोड क्या होता है, सबको समझ में आ गया होगा, और समझाने के लिए टाइम भी नहीं है। नोड क्या होता है, जहां पर एम्पलीट्यूड क्या होता है, मिनिमम होता है, और एंटी नोड क्या होता है, जहां पर एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। बाकी सब ये लिखा हुआ है, ऑल पार्टिकल परफॉर्म SHM ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट है नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लोब टू अदर। तो थर्ड पॉइंट है ऑल पार्टिकल ऑफ वन लोब आर इन सेम फेज, दे अटेन मैक्सिमा टुगेदर, मिनिमा टुगेदर एंड प्रोसेस मीन पोजीशन टुगेदर। ये आप पढ़ लीजिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर है तो ये है डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव नोड्स लैम्डा बाई 2, और डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव एंटी नोड्स लैम्डा बाई 2। और वो चीज मैंने बता दिया कि अगर एंटी नोड और नोड होगा तो लैम्डा बाई 4 होगा। स्टैंडिंग वेव इन ऑन स्ट्रिंग, अगर स्टैंडिंग वेव स्ट्रिंग की बात करेगा तो बस ये पढ़ लेना कि L बराबर एक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, NV अपॉन में 2L, N अपॉन में 2L, अंडर रूट T अपॉन में म्यू। अगर लेंथ की बात करेगा तो N लैम्डा बाई 2। अब देखो यहाँ पर कुछ केसेस है, जैसे मान लो कि एक वेव ऐसे बनाया, दोनों तरफ से ऐसे बंधा हुआ है, तो आप लोग को अभी बताया कि नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 2 होता है। तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड का मतलब होता है जीरो ओवरटोन। तो देखो, और कुछ याद रहे चाहे नहीं रहे, ये स्पेशल केस याद रखना। अगर nth ओवरटोन बोलेगा तो n+1 हार्मोनिक होता है। जैसे मान लो कहेगा कि सेकेंड ओवरटोन है तो कितना हार्मोनिक होगा, तो n की जगह 2 रख देना, तो कितना हार्मोनिक हो जाएगा, थर्ड हार्मोनिक। कितना नोड होगा तो n की जगह 2 रख देना, यानी 4 नोड होगा, n की जगह 2 रखना तो क्या हो जाएगा, 3 एंटी नोड हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं। देखो, मान लो कहेगा कि फोर्थ ओवरटोन है, फोर्थ ओवरटोन
शून्य है तो समझ गए कि n की वैल्यू कितना लेना है 4। तो आपसे कहेगा कितना हार्मोनिक होगा, n की जगह 4 रख दो तो 5th हार्मोनिक होगा। n की जगह कहेगा कितना नोड होगा, तो n की जगह 4 रखो तो 6 नोड होगा, और 6 नोड होगा तो एंटी नोड हमेशा नोड से एक कम होता है, तो यहाँ पर 4 रखोगे तो 5 एंटी नोड हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। बाकी ये सब आपका वही है, सेकेंड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक है, ये पढ़ लेना। अगर वन एंड फ्री है, एक एंड फ्री कर दिया तो इस केस में केसेस बदल जाते हैं, यानी nth ओवरटोन क्या हो जाएगा, अगर हार्मोनिक पूछेगा तो 2n+1 हार्मोनिक हो जाएगा, अगर नोट्स पूछेगा तो n+1 और एंटी नोड पूछेगा तो n+1, यानी एक एंड अगर ओपन है तो नोड और एंटी नोड इक्वल हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आएंगे तो 2 टॉपिक और बचा हुआ है, एक ऑर्गन पाइप है और दूसरा बीट्स है, उसके बाद हम लोग खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ऑर्गन पाइप क्या होता है, ऑर्गन पाइप में क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है और ओपन ऑर्गन पाइप है। तो बस आपको ये याद रखना है कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कैसा होता है, ओपन ऑर्गन पाइप कैसा होता है। ओपन एंड में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड मैक्सिमम होता है, बस ये याद कर लेना। ओपन एंड में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड मैक्सिमम होता है और प्रेशर नोड क्या होता है, मिनिमम होता है। अगर क्लोज्ड एंड की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट नोड मिनिमम हो जाएगा और प्रेशर एंटी नोड मैक्सिमम हो जाएगा। तो दोनों का अपोजिट है, एक याद रखो दूसरा याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आओगे तो रेजोनेंस ट्यूब है, कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन पूछेगा तो देख लेना। ये रेजोनेंस ट्यूब है, इसमें मान लो कि इसका लेंथ L1 है E और यहाँ लेंथ L2 है, तो यहाँ पर ये दोनों डायग्राम देखकर L1 L2 की वैल्यू देखकर आपसे वेलोसिटी पूछ सकता है। तो 2F L2 माइनस L1, बस आपको ये याद रखना है। कैसे आया ये डेरिवेशन है, उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। बीट्स क्या होता है, तो बीट्स होता है व्हेन टू वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुपर इम्पोज देन बीट फॉर्मेशन अकर। देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी F1 है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी F2 है, तो कहेगा F रिजल्टेंट कितना आएगा, कुछ नहीं करना है, दोनों के फ्रीक्वेंसी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। अगर बीट फ्रीक्वेंसी की ये नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड, मतलब ये F रिजल्टेंट है। अगर कहेगा नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड या बीट फ्रीक्वेंसी, तो मॉड लेना F1 माइनस F2। मॉड इसलिए रखे क्यों F2 भी ज्यादा हो सकता है, F1 भी ज्यादा हो सकता है। अगर बीट टाइम पीरियड की बात करें तो 1 में FB होगा बराबर 1 में अंडर रूट F1 माइनस F2। बस यही कहानी थी। ये ट्यूनिंग फॉर्क से क्वेश्चन नहीं पूछा है। ट्यूनिंग फॉर्क का मतलब ऐसा डायग्राम है, तो वैक्स का मतलब फ्रीक्वेंसी कम, फिलिंग का मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अब आप लोग